बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां भीमा नाम का एक गरीब इंसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। इसी गांव में रहता था सेठ हीरामणि, जो बहुत ही दयालु और साफ हृदय का व्यक्ति था। उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गई थी, पर उसने अपनी बेटी के कारण दूसरी शादी नहीं की थी। भीमा सेठ हीरामणि की गायों की देखभाल का काम करता था और उसका बेटा मुरली वही सेठ की बेटी के साथ खेला करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुरली अब एक सुंदर नवयुवक बन गया था। एक दिन भीमा ने मुरली से कहा, मुरली, बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे साथ ही चाय की दुकान पर चलते। सेठ जी की मदद से अब जाकर अपनी छोटी सी दुकान हो पाई है। तुम साथ रहोगे तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। अरे हाँ बापू, क्यों नहीं, मैं कल से ही दुकान पर चलता हूँ और वो सेठ के यहाँ का काम मैं लौट के आने पर कर दिया करूँगा। बस जरा देर लगेगी। और हाँ बेटा, जब जरूरी हो तो ही माधवी बिटिया से बोला करो। गांव वाले बात बनाए ये ठीक नहीं। सेठ के सामने तो कोई कुछ न कहेगा, पर पीठ पीछे सब बात बनाते हैं। अब जरा काम से काम रखा करो। अरे बापू, हम तो बचपन से साथ खेले हैं, तो लोग अब क्यों बातें बनाएंगे? अब भला ऐसी कौन सी नई बात होगी? बचपन में और अब में बहुत फर्क है। जब तुम ध्यान से सोचोगे तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। अभी मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसी में हम लोगों का हित है। ठीक है बापू, जैसे आपको सही लगे। उस दिन के बाद से मुरली दुकान पर जाने लगा और वही अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा। अब वह सेठ के यहाँ कम ही जाता और यदि जाता भी तो बस काम करके लौट आता। माधवी से ना मिलता। माधवी किसी से कुछ पूछती नहीं, लेकिन मन ही मन सोचा करती कि आखिर क्या बात है जो मुरली उससे मिलने नहीं आता। इधर कई दिनों से माधवी का स्वास्थ्य भी कुछ सही नहीं था। सेठ हीरामणि हमेशा से ही अपनी बेटी के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहे हैं। उन्होंने एक दिन माधवी से पूछा, कोई बात है क्या माधवी बिटिया? बड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान लगती हो। मैं कुछ पूछता हूँ तो बोलती नहीं, पर तुम खाना वाना भी ठीक से नहीं खा रहे। कोई बात हो तो बताओ। अरे नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पता नहीं क्यों इस वक्त मेरा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं लगता। कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होती। अरे, यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी तो अब तक मुझसे बताई क्यों ना? बिटिया, कोई भी बात हुआ करे तो तुम मुझसे बेहिचक कह सकती हो। वो क्या है पिताजी, मुझे लगता था कि मैं घरेलू दवाओं से सही हो जाऊंगी, पर अब तक कोई लाभ ही ना मिला। अरे, यदि अब तक लाभ ना हुआ तो अब विलंब की क्या आवश्यकता? सेठ हीरामणि अपनी बेटी को लेकर कुछ अधिक ही सजग रहते थे। उन्होंने बिना एक भी दिन की देर किए उसी शाम वैद्य को बुलवाया। वैद्य जी, पता नहीं क्यों ये कुछ दिनों से खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रही है और मैं देख रहा हूँ कि कुछ चिंतित भी रहती है। कोई गंभीर बात नहीं लगती सेठ साहब, बस मौसमी बदलाव के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। फिलहाल मैं 5 दिन की दवा दिए देता हूँ। यदि इससे आराम न हुआ तब विशेष जड़ी बूटियां देनी होगी। वैद्य जी दवा देकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के कुछ ही समय बाद सेठ हीरामणि का दोस्त मोहनलाल अपने बेटे के साथ आता है। वो अपने बेटे के लिए एक धनी लड़की की तलाश कर रहे थे। उनकी नजर सेठ हीरामणि की बेटी और उनकी धन दोनों पर थी। बड़े दिनों बाद मिले मोहनलाल, मित्र हो मेरे, पर कोई खबर वबर नहीं लेते कि ले लूं। अरे मित्र, नहीं आ पाया था तुमसे मिलने, इसीलिए तो आया हूँ। काम धाम तो अब मेरा बेटा ही देख लेता है। जमींदारी का हिसाब रखना भर होता है। इस समय तो इसी जोगत में हूं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए। इसके लिए बड़े रिश्ते आए, पर अच्छी लड़की कहाँ है आजकल? मैं भी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देख रहा हूँ, पर अभी कहीं बात ना बनी। मोहनलाल लड़की ढूंढ रहे हैं और मैं लड़का। क्यों ना इनका विवाह आपस में कर दिया जाए। अरे मित्र, तुमने मेरी बिटिया तो देख ही रखी है। अगर तुम्हारे लड़के को पसंद हो तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी और धन दोनों मुझे मिल जाए। अरे हाँ दोस्त, क्यों नहीं, मुझे बेटे से पूछने की क्या जरूरत। मेरा बेटा गऊ है,
बस जितना मैं कहूंगा उतना भर करता है। आज से ये रिश्ता पक्का समझो। अब तुम्हारी बिटिया हुई हमारी। दोनों का रिश्ता तय कर मोहनलाल वहाँ से चला जाता है और सेठ हीरामणि अपनी बेटी से पूछता है, बिटिया, तुम मोहनलाल के लड़के मुकेश को तो जानती ही हो। मैंने उसी से तुम्हारा रिश्ता तय किया है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? पिताजी, आपसे बेहतर मेरा भला और कौन सोच सकता है। आपने जो फैसला मेरे लिए लिया होगा वो ठीक ही होगा। माधवी मन से तो इस रिश्ते के लिए तैयार न थी, पर उसने हाँ कर दी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, पर माधवी की तबीयत में कोई सुधार होने के बजाय और गिरावट आई जा रही थी। अब वो बिस्तर से उठ पानी में भी असमर्थ होने लगी थी। अरे बिटिया, तू इस तरह क्यों लेटी है? मुझे लगता है जड़ी बूटियों से तेरी तबीयत में कोई सुधार हुआ नहीं है। अब तो मुझे बड़ी चिंता होने लगी है तेरी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। मुझे लगता है जड़ी बूटियों का जरा भी असर नहीं होता। तू जरा भी चिंता ना कर मेरी बच्ची। मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर क्या समस्या है तुझे। सेठ हीरामणि की चिंता अब और भी बढ़ गई। फिर तुरंत वैद्य को बुलवाया गया। वैद्य जी, पिछले 2 महीनों से मेरी बिटिया दवाई खा रही है, पर ये सही क्यों नहीं हो रही? आखिर हुआ क्या है इसको? बेटा, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनो और धैर्य रखना। जो बीमारी माधवी बिटिया को हुई है वो बड़ी जानलेवा बीमारी है। उसका इलाज हम इंसानों के पास तो नहीं है। मैंने सारी जड़ी बूटियां देकर देख ली, पर उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। तुम चाहो तो और वैद्य को भी दिखा लो, पर इतने दिन का मेरा अनुभव यही कहता है कि माधवी बिटिया का बचना मुश्किल है। नहीं नहीं वैद्य जी, ऐसा न कहिए। मैं अपनी पत्नी को तो पहले ही गवा चुका हूँ, अपनी बेटी को नहीं खो सकता। अपनी बेटी की ऐसी जानलेवा बीमारी के बारे में सुनकर सेठ हीरामणि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनका पूरा संसार ही खत्म हो रहा है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि माधवी को कोई जानलेवा बीमारी हो गई है। लोग दूर दूर से सेठ हीरामणि को सांत्वना देने आने लगे। फिर एक दिन संतोष नामक व्यापारी, जो सेठ हीरामणि के साथ व्यापार करता था, माधवी का हालचाल लेने आया। उसने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? क्या माधवी बिटिया की बीमारी का कोई इलाज नहीं? अब तुमसे क्या कहूँ संतोष, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने, पर माधवी की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं निकलता। सेठ जी, दवाएं तो असर कर नहीं रही हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बता सकता हूँ जिन्हें बीते और आने वाले हर चीज का ज्ञान होता है। शायद वो माधवी बिटिया की बीमारी का कोई इलाज बता पाए। अरे क्यों नहीं संतोष, जरूर बताओ, मैं वो भी उपाय करूंगा। मैं अपनी बेटी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन ही सेठ अपने घोड़े पर सवार हुआ और संतोष के कहे अनुसार बाबा की खोज में निकल पड़ा। 2 गांव और कई जंगल पार करने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में मगन बाबा मिल ही गए। सेठ ने अपने रथ को रोका और बाबा के पास गया। हाथ जोड़कर विनती करते हुए उनसे बोला, हे अंतर्यामी बाबा, मेरी भी फरियाद सुन लीजिए। बड़ी विनती लेकर आपके पास आया हूँ। इस दुखियारे बाप के पास कोई उपाय न बचा। हीरामणि, तुम यहाँ बेमतलब आए हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी का बचना वास्तव में नामुमकिन है। ऐसा न कहिए बाबा जी, आखिर कोई तो उपाय होगा मेरी बेटी को बचाने का। मेरी बच्ची के अलावा और मेरा कोई भी नहीं है। मैं क्या करूँगा उसके ना रहने पर? आप जो बताएंगे, जैसा बताएंगे, मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम समझ नहीं रहे। उसके बचने का बस एक ही उपाय है, और वो तुम्हारे बस का नहीं है। उसको केवल अमरता का जल ही बचा सकता है, जो इस पृथ्वी लोक में नहीं मिलता। वो मिलता है परीलोक में, और उसे केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न किया हो। तो बताओ, क्या मिलेगा तुमको? इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी के साथ अन्याय ना किया हो। पृथ्वी पर ना ऐसा व्यक्ति मिलेगा और ना तुम्हारी बेटी के लिए अमरता का जल आ पाएगा।
मैं खुद जाऊंगा अपनी बेटी के लिए बाबा जी। मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। मैं लेके आऊंगा अपनी बेटी के लिए अमरता का जल। गलत कह रहे हो सेठ। याद करो, मैं कुलाल को, जो अपने भाई से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए तुम्हारे पास आया था, और तुमने अनजाने में जो निर्णय दिया था वो गलत था। उसी की ज़मीन उसके भाई ने कब्जा की थी। तुमने उसके साथ अन्याय किया था। यही तुम्हारे जीवन की एकमात्र अन्याय है, पर इसके कारण तुम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब जाओ, ढूंढो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने जीवन में किसी के साथ अन्याय ना किया हो, और यदि मिल जाए तो भेज देना उसे पहाड़ पर वाले जंगल में। यदि वह एक सच्चा व्यक्ति होगा तो उसे सुनहरा वृक्ष परीलोक में जाने का रास्ता खुद पर खुद दे ये देगा। सुनकर सेठ दुखी मन से घर वापस आ जाता है और इधर पूरे गांव में फैलते फैलिए ये बात भीमा को भी पता चलती है कि माधवी को कोई जानलेवा बीमारी हुई है। वहीं पास खड़ा मुरली भी सब कुछ सुन रहा होता है। जब भीमा सेठ से मिलने की बात कहता है तो मुरली भी साथ चलने को तैयार हो जाता है। जब वे सेठ के घर पहुंचते हैं तो सेठ मोहनलाल को सारी बात बता रहा होता है कि माधवी को केवल वही बचा सकता है जिसने जीवन में कोई अन्याय न किया हो। ये बात मुरली सुन लेता है और मन ही मन निर्णय करता है कि वो ये काम कर सकता है क्योंकि उसने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं ये हीरा मणि मुझे कोई मदद न मांग ले। ये सोच मोहनलाल वहां से चला जाता है और भीमान सेठ से कहता है, माफ करिएगा सेठ जी, हमें आज तक बिटिया की बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज जैसे ही पता चला हम भागे भागे चले आए। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। माफी क्यों मांगते हो भीमा? जल्दी भी जान लेते तो क्या ही कर लेते। बिटिया की बीमारी ऐसी है कि कोई इलाज ही नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूं। पर सेठ जी, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई अमरता का जल लाने से उसका इलाज संभव है। अरे मुरली, है तो, पर तुम ही बताओ, आज के जमाने में ऐसा कौन मिलेगा जिसने कोई भी अन्याय ना किया हो, और फिर मेरी बेटी के लिए कोई इतना कष्ट क्यों उठाएगा? सेठ जी, मुझे बताइए कहाँ मिलेगा ये अमरता का जल। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको लाने की। अपनी जान में मैंने आज तक किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया है। हाँ मुरली, कहते तो तुम सही हो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुमने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं किया, पर क्या तुम इतना कठिन काम कर पाओगे? तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। बड़ा जोखिम भरा कार्य है। सेठ जी, वैसे भी अब कोई और रास्ता तो है नहीं। यदि ये जाना चाहता है तो इसे जाने दीजिए। आपके बहुत एहसान है हम पर। यदि हम आपके किसी काम आ पाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है मुरली, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह अमरता का जल कहाँ मिलेगा। फिर हीरामणि मुरली को अमरता के जल तक पहुंचाने का सारा रास्ता बताता है जो बाबा जी ने उसे बताया होता है। मुरली बिना समय गवाए जल लाने निकल पड़ता है। असल में मुरली और माधवी दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे, पर समाज के नियम जानते रहते। इसी के कारण दोनों ने कभी इस बात का इजहार नहीं किया। आज जब मुरली को माधवी की इस हालत के बारे में पता चला तो वो अपने आप को उसकी मदद करने से रोक न पाया और आखिरकार चलते चलते वो पहाड़ों को पार कर नदी के पास वाले सुनहरे वृक्ष के पास पहुंच गया। वो वृक्ष को देख ही रहा था कि तभी उसे वृक्ष से आवाज आई, कौन हो तुम और इस नदी के पास क्या कर रहे हो? हे सुनहरे वृक्ष, मैं बड़ी दूर से आया हुआ पथिक हूँ। मैं अमरता के जल की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। मेरी तुमसे विनती है कि तुम मुझे अमरता के जल तक पहुँचने का रास्ता बताओ, ताकि मैं उस जल को ले जाकर किसी की जान बचा सकूं। हाँ, बड़े परेशान लगते हो, पर अमरता के जल तक पहुँचना आसान नहीं। तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। यदि तुमने किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया है तो मेरी इन सुनहरी पत्तियों को छुओ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा, और यदि तुम झूठे हो तो तुरंत ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। मुरली ने जैसे ही उन सुनहरे वृक्ष की सुनहरी पत्तियों को छुआ, उस नदी के ऊपर एक जादुई सीढ़ी अपने आप प्रकट हो गई। हे सुनहरे वृक्ष, क्या यही वो सीढ़ियां हैं जो मुझे परीलोक के अमरता के जल तक पहुंचा सकती हैं? हाँ पथिक, इन्हीं सीढ़ियों पर चलकर तुम अमरता के जल तक पहुंच सकते हो। यदि तुम सच्चे हो तो तुम वापस जरूर आओगे।
मुरली ने उन सीढ़ियों पर 2 या 3 कम ही चला होगा। फिर वो एक दूसरे ही लोक में पहुंच गया, जहां पर सब चीज कुछ ज्यादा ही रहस्यमय और चमकदार था। वहां का तालाब अधिक चमक रहा था। वहां के फूल, पत्ती और रोशनी भी बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। मुरली सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ कि तभी एक बड़ी ही खूबसूरत परी वहाँ प्रकट हुई और मुरली से बोली, तुम कौन हो पथिक? और मानव होकर तुमने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ये कैसे हुआ? हे रहस्यमयी परी, मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ। मेरा नाम मुरली है। मैं अमरता के जल के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। अमरता का जल क्या कोई बच्चों का खेल है? इंसान होकर क्यों चाहिए तुम्हें अमरता का जल? अब तुमसे क्या छुपाना परी। मेरी एक बहुत प्रिय दोस्त माधवी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही है, बस उसी के लिए चाहिए। ठीक है पथिक, वह रहा जादुई घड़ा। उस घड़े में अमर तालाब से अमरता का जल भर लो। फिर मुरली ने वो जादुई घड़ा उठाया और अमर तालाब से अमरता का जल घड़े में भर लिया। फिर उसने परी से पूछा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रहस्यमयी परी। अब कृपया करके मुझे यहाँ से पृथ्वी लोक पर जाने का रास्ता बताइए, ताकि मैं ये जल अपनी दोस्त को देकर उसकी जान बचा सकूं। यहाँ से जाना आसान नहीं पथिक। जैसे ही तुम इन सुनहरे वृक्ष की पत्तियों को हिलाओगे तो तुम पृथ्वी लोक पर पहुँच जाओगे। पर यदि अब भी तुम्हारे मन में जरा सा भी कपट होगा तो तुम यहीं पर जलकर भस्म हो जाओगे। फिर मुरली ने उस सुनहरे वृक्ष की पत्तियों को हिलाया, पर आश्चर्य, उसे कुछ नहीं हुआ। तुम वास्तव में एक सच्चे हृदय इंसान हो पथिक। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई बर्तन भी देती हूँ। इस जादुई बर्तन में तुम जो भी पहली चीज डालोगे वो चीज कभी तुम्हारे पास से समाप्त नहीं होगी। तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। परी ने उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया और वो अमरता के जल को लिए हुए खुशी खुशी माधवी के घर की ओर चल पड़ा। एक एक क्षण उसके लिए भारी हो रहा था, क्योंकि माधवी की हालत हर पल खराब ही होती जा रही थी। मुरली ने वो जल से भरा हुआ घड़ा लाकर सेठ के हाथों में दे दिया। सेठ ने कृतज्ञता भरी आंखों से उसे देखा और फिर तुरंत वो जल ले जाकर माधवी को पिला दिया। माधवी उस जल को पीते ही बिल्कुल ठीक हो गई। पिताजी, अब मुझे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं लग रही। मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मुरली, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं। बस ये जानना, जीवन में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर रहेगा। जी जरूर सेठ जी, पर ईश्वर ने चाहा तो उसकी जरूरत नहीं होगी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, माँ इंतजार करती होगी। फिर मुरली सेठ से इजाजत लेकर वो जादुई घड़ा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। ओ माँ, अब किस लिए माँ की रट लगा रखी है? जब मुझसे बिना पूछे धर्म के कार्य करने निकल गया था तब तो माँ की याद ना आई। अरे माँ, उसी धर्म के कार्य से देख मुझे ये क्या मिला है। अच्छा जरा ये बताना, मैं इस घड़े में ऐसी कौन सी चीज डालूं जिससे हम चाहते हैं कि वो कभी खत्म ना हो? ऐसी चीज जो कम ना हो। तेरे नाना ने मुझे एक सोने की अंगूठी दी थी, मुझे लगता है तुझे वही डालना चाहिए इस घड़े में। मुरली ने माँ के कहे अनुसार जैसे ही एक सोने का छल्ला उस घड़े में डाला, पूरा का पूरा घड़ा सोने से भर गया। ये देखकर दोनों माँ बेटे की आंखें चमक उठी। इधर जैसे ही मोहनलाल को माधुरी के सही होने का पता चला, वो तुरंत फिर से सेठ हीरामणि के पास आ गया। पर इस बार हीरामणि का रवैया कुछ और ही था। उन्होंने मोहनलाल से ज्यादा बात भी ना की। माधवी बिटिया, वो मोहनलाल आया था और कह रहा था अब जब सब सही है तो आप शादी कब कर रहे हैं? पिताजी, मैंने आज तक आपके किसी फैसले पर कुछ भी नहीं कहा, पर क्या आपको नहीं लगता एक ऐसा इंसान जिसे जब मेरी बीमारी का पता चला तो मुझे देखने तक न आया, क्या वह मुझसे शादी करने लायक है? बाकी मैं कुछ कहती नहीं, पर आप खुद ही बताइए। तुम सही कह रही हो बेटी, मैं खुद ही ऐसा ही सोच रहा था, पर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तुमसे पूछा। पर अब मैं फैसला कर सकता हूँ। सेठ थोड़ी देर तक किसी सोच में डूबे रहे, फिर चुपचाप उठे और मुरली के घर की तरफ चल दिए। दोनों बाप बेटे बाहर ही खड़े बात कर रहे थे। जादुई घड़ा मिलने के कारण उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी और ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। वो भीमा से बोले, भीमा,
आज मैं तुम्हारे हीरे जैसे बेटे का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगता हूँ। बोलो, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? भीमान ने एक नजर अपने बेटे मुरली की तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान ने सब कुछ बयां कर दिया। भीमा पहले भी दोनों के मन की बात कुछ कुछ जानता ही था। उसने हाँ कर दी और फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ माधवी और मुरली का विवाह हो गया। शायद सच ही कहा गया है, यदि आप किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो वह आपको अंत में जरूर मिलती है।